इससे पहले की वीडियोस में हमने ये 4th के इस क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। अब हम 5th से सॉल्व करेंगे 14 तक के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 5th देखते हैं। अब यहाँ से जो हमें प्रश्न दिए गए हैं उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हम उस कथन को समीकरण के रूप में लिखेंगे, फिर उस समीकरण को हम हल करेंगे। ठीक है, जैसे 5वां है, इसमें बोला गया है 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपये और 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपये है। तो 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, चाय का मूल्य को हम x मान लेते हैं, कॉफी के मूल्य को y मान लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा 15 किलोग्राम चाय यानी कि हो जाएगा 15x, 17 किलोग्राम कॉफी यानी हो जाएगा 17y बराबर हो जाएगा 183। ठीक है, अब फिर इसमें क्या बोला गया है, 25 किलोग्राम चाय यानी 25x और 13 किलोग्राम कॉफी है, उसका मूल्य है 213 रुपये। ठीक है, अब हमें दो समीकरण मिल गया। इन समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करके या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान निकालेंगे। आप इसे विलोपन विधि से हल करिए। तो विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, इसमें आप 25 का गुणा कीजिए, इसमें आप 15 का गुणा कीजिए और आपस में घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, x वाला कट जाएगा, y वाला मिलेगा। इससे हमें y का वैल्यू मिलेगा। y का वैल्यू को आप किसी भी समीकरण में रखिए तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। अब इस प्रकार से हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और हमें निकालना क्या था, 7 किलोग्राम चाय मीन्स 7x प्लस 1 किलोग्राम कॉफी y। यहाँ पे हम x और y का मान रखेंगे तो हमें इसका मूल्य मिल जाएगा। इस प्रश्नावली में रहने को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर मैं इसको आपको एक एक का तो हल करके नहीं बता सकती, पर हिंट जरूर दे सकती हूँ। ठीक है, तो 5वां आप इस प्रकार से बना लीजिएगा। मैंने आपको समीकरण तो बता ही दिया है। 6वां देखते हैं। 6वां हमारा कैसे बनेगा, 6वां देखते हैं। इसमें बोला गया है एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गाय हैं, जिसके कुल आंखों की संख्या 120 है और पैरों की कुल संख्या 180 है। ठीक है, इसमें कितनी गायों और कितनी कबूतर है ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, माना कि जो गायों की संख्या है उसको हम लोग मानेंगे, जो हमारी गायों की संख्या है वो x है। और क्या बोला है इसमें, और जो कबूतर है उसको हमने माना y मान लिया हमने इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए दो कथन दिया गया है कि उनके आंखों की संख्या कितनी है, 120 है, और उनके पैरों की संख्या कितनी है, 180 है। तो हम पहला कथन किस प्रकार से बनाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त से आप यहाँ हिंदी में लिखिएगा कि गायों की आंखों की संख्या धन कबूतर की आंखों की संख्या बराबर कितनी है, 120। तो गायों की भी 2 आंखें होती हैं और कबूतर की भी 2 आंखें होती हैं, इसीलिए 2x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 120। अब द्वितीय शर्त से हमारा क्या हो जाएगा कि उनके पैरों की कुल संख्या 180 है। अब गायों की पैरों की कुल संख्या हो जाएगी 4x और कबूतर की हो जाएगी 2y और उसकी कुल संख्या है 180। ये तो इस प्रकार से हमें दो समीकरण मिल गया। अब हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे, इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों में 2y है, इसको हम डायरेक्टली घटा देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा देंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। इसको आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी राशि है तो ज़्यादा आसानी होगी। इसको घटा देते हैं तो ये वाला कैंसर, 4 में से 2 गया तो 2, 4 में ऋण है तो यहाँ ऋण, 180 में से 120 गया तो 60।
तो x बराबर √60 बटा √2 मीन्स x बराबर हमें क्या मिल गया 30। अब इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2 में, या फिर इसमें 2 का गुणा करके इसको घटाएंगे तो भी हमें y का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 में हम x बराबर 30 रख देते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 30 रखने पर तब क्या हो जाएगा, यहाँ x बराबर 30 रख देते हैं तो 2 गुणा 30 क्या हो जाएगा हमारा 60 धन 2y बराबर 120। तो ये 2y बराबर क्या कर देते हैं 60 को इधर ले आते हैं तो 120 ऋण 60। तो ये y बराबर 120 में से 60 गया तो 60 होगा और ये 2 गुणा में इसको भाग में कर दिए तो ये भी हो गया y बराबर 30। इस प्रकार से हमारा x बराबर भी 30 आ गया, y बराबर भी 30 आ गया। मतलब कि गायों की संख्या भी हमारी 30 होगी और कबूतर की संख्या भी 30 होगी। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। यदि थैले में इतने रुपये हैं तो बताइए कि 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, मानते हैं। माना कि क्या मानेंगे कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारी x है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या y है। तो हम लिख सकते हैं प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से हम क्या लिख सकते हैं, हमें इसमें बोला गया है कि कुल 25 पैसे और 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 94 सिक्के हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, x धन y बराबर 94। ये हमारा हो गया प्रथम समीकरण। और हमें क्या दिया गया है, टोटल रुपये भी दिया गया है इतना। अब ये देखिए ये पैसे में है, ठीक है, और ये रुपये में दिया गया है। तो इस रुपये को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि 1 रुपया बराबर क्या होता है 100 पैसा, है ना। तो 29.75 रुपये को हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये इतना पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये इतना पैसा। अब द्वितीय शर्त से लिखते हैं, हमारा टोटल रुपये ये है तो 25 पैसे के और 50 पैसे के सिक्के हैं तो इसको हम लिखते हैं 25x धन 50y बराबर 2975। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करके अपना मान लाएंगे। ठीक है, कैसे हल करेंगे, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ रख देंगे तो y का मान मिलेगा, फिर y का मान को यहाँ रख दो, फिर x का मान मिल जाएगा। हम इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। इसमें 25 का गुणा कर देते हैं, फिर इससे घटा देते हैं। क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे, x को बराबर करना है तो 25 का गुणा करेंगे, y को बराबर करना है तो 50 का गुणा करेंगे। 25 का गुणा करते हैं, 25 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, इसमें 25 का गुणा करते हैं तो 25x धन 25y। अब 25 का गुणा 94 से करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2350। फिर इस समीकरण को लिखते हैं क्योंकि इससे ही घटाना है हमें, घटा देते हैं, ये वाला कैंसिल हो गया। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाना है तो माइनस, 50 में से 25 गया तो 25y। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो माइनस आएगा, इस प्रकार से। तो हमारा y का जो मान है वो क्या हो जाएगा 625 बटा 25। इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर 25। ठीक है, y का मान हमें मिल गया 25। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। इस समीकरण में रखते हैं इसमें क्योंकि ज़्यादा सरल पड़ेगा। समीकरण 1 में y बराबर 25 रखने पर, ठीक है, यहाँ रख देते हैं हम
x धन 25 बराबर 94। अब 25 को हम इस साइड ले जाते हैं तो x का मान मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 94 ऋण 25। तो x का मान हमें क्या मिल जाएगा? 69। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना था कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमने x माना था, मतलब कि 69। मतलब 25 पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे पास? 69 सिक्के। और 50 पैसे के 25 सिक्के। ये हमारा आंसर हो गया। 8वां देखते हैं। 8वां में क्या बोला है? दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। देखते हैं आगे। सबसे पहले तो हम लोग मानेंगे, माना कि वे जो दो संख्याएं हैं वो क्या है? x और y है। इस प्रकार से अब इसमें प्रथम शर्त क्या है इसमें? कि दोनों संख्याओं का योग कितना है? 25 है। तो क्या लिख देंगे हम? x धन y बराबर 25। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त हमारा क्या है? द्वितीय शर्त है हमारा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। व्युत्क्रम किसे बोलेंगे? उल्टा। 1/। x का उल्टा क्या हो जाएगा? x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y। और क्या बोला? योग। इनके व्युत्क्रमों का योग कितना है? 1/4 है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम को कैसे हल करते हैं? इन दोनों का लसा। तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई को एक्स से भाग देंगे तो वाई, वाई का गुणा एक्स करेंगे तो वाई। इसी प्रकार यहाँ पे एक्स, इसको लिख देंगे 1/4। इसको और आगे हल करेंगे तो वाई प्लस एक्स को एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं और इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो इसके साथ 4 का गुणा, इसके साथ 1 का गुणा, तो ये एक्स वाई। अब देखिए एक्स प्लस वाई कितना है? यहाँ पे 25 आया है ना। इस 25 को यहाँ रख देंगे, 4 गुणा 25 बराबर एक्स वाई। तो हमें एक्स वाई का जो मान है वो क्या मिल जाएगा? 25 चौके 100। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए ये 8वां में क्या बोला है? ये संकेत दिया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। इस जो सूत्र है इसी का प्रयोग करके हम x और y का मान लाएंगे। कैसे देखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम इस सूत्र को लिखते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, अब हम इसमें मानों को रख देंगे। हमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर ही तो निकालना है। x प्लस वाई क्या है? 25। 25 का वर्ग ऋण 4 गुणा एक्स वाई का मान क्या निकाला हमने? 100। तो अब 25 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा? 625 और ये हो गया 400। 625 में से 400 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 225। ठीक है, अब ये जो वर्ग है उसको वर्गमूल लगा देते हैं इसमें। ये वर्ग इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा 225। अब इस वर्गमूल को तो हल करना आता ही होगा आपको। यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से आप इसको हल करिएगा। जैसे ये जाएगा 5 चौक 20, 5 पछे 25, 5 निया 45, 3 तिया 3 एकम, 2 का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ अंदर में ले जाने के पश्चात 2 का जोड़ा बनाते हैं तो ये हो जाएगा 5 तिया 15। तो इस प्रकार से हमारा x माइनस वाई का वैल्यू क्या आया? 15 आया। अब इसको हम समीकरण 3 मानते हैं। अब देखिए यह है x प्लस वाई, यह है x माइनस वाई। तो इन दोनों की सहायता से हम x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखते हैं आगे। हम इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। हम लिखते हैं, सबसे पहले हमें दिया गया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और हमने अभी लाया x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। इसको हम जोड़ देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 25, 5, 30 और 10 40। तो इस प्रकार से x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास? 40/2। तो x का मान आ गया 20।
x का मान 20 आ गया। अब इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25 था, तो x बराबर 20 रखेंगे यहाँ। तो अब y का मान क्या हो जाएगा, ये 20 इधर घट जाएगा 25 से, तो x बराबर 25 में से 20 गया तो 5। अतः हमारी वो दो संख्याएं क्या हो जाएगी, 20 और 5 हो जाएगी। अब ये जो 9वां और 10वां है ये ऐसे ही बनेगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। जैसे 9वां में बोला है दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर कितना है, 448 है। तो दो संख्या आप लोग मान लीजिएगा कि x और y है, ठीक है। अंतर 14 है बोला है, तो क्या करना, x माइनस वाई इक्वल टू 14, ठीक है। और बोला है वर्गों का अंतर 448 है, इसका वर्ग, इसका अंतर, और ये हो जाएगा 448, ठीक है। ये दोनों हमें दिया गया है। अब हमें इसी की सहायता से निकालना है x और y का मान। अब देखिए x माइनस वाई दिया है, इससे पहले x प्लस वाई दिया था। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हमने सर्वसमीका पढ़ा था ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता था, a माइनस बी और a प्लस बी हो जाता था, है ना। तो उसी समीकरण की सहायता से इसको बनाएंगे। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, है ना। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को x माइनस वाई और x प्लस वाई इक्वल टू 448, ठीक है। अब हम यहाँ पे x माइनस वाई का मान रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 14 गुणा x धन y बराबर 448, ठीक है। तो अब अगर x धन y का मान निकालना चाहें तो 448 में 14 का भाग दे देंगे। अब आप इसको घटा के देखिए, 2 सत्ते 14, कटा की 2 सत्ते 14, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 चौक 8, 7 एक कम, 7 तिया 21, 7 दूने 14। तो हमारा x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया, 32। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2, ठीक है। अब ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। इन दोनों की सहायता से आप विलोपन एक बार घटा दीजिएगा या फिर जोड़ दीजिएगा, जो भी मान आए उसको किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा मान आ जाएगा, ठीक है। 10th देखते हैं। 10वां हमारा दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका योग 14 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि कोई संख्या जो है वो है कितनी है, x और y है, तो दोनों का गुणनफल कितना है, 45। तो x गुणा y बराबर हो गया है 45, ठीक है। और उनका योग 14 है, तो x धन y बराबर 14, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, जैसा हमने पहले ये जो 8वां के लिए सॉल्व किया ना, तो हमने इस समीकरण का उपयोग किया, इसी समीकरण का उपयोग करेंगे। करते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। हमें x माइनस वाई ही निकालना है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है, 14। 14 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा, 196, ऋण 4 गुणा एक्स वाई का मान क्या है, 45, है ना। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर 196 ऋण 4 का गुणा करते हैं 45 में, 4 पंचे 20 की शून्य हासिल आए 2, 4 चौक 16 और 2 18। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर 196 में से 180 घटाते हैं, 6 में 0 गया 6, 9 में से 8 गया तो 8, 9 में से 8 गया तो 1, ये हो गया 16। तो x माइनस वाई करेंगे तो ये रूट वाला इधर अंडर रूट हो जाएगा। इस रूट को हल करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 16 का वर्गमूल होता है 4। इसको आप समीकरण 2 मानिए, इस पहला वाला को समीकरण 1, इसको 2 मानिए, इसको 3 मानिए, ठीक है। अब ये समीकरण 2 और समीकरण 3 को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11वां में दिया गया है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। मेरे व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले
क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि क्या ज्ञात करना है इसमें, तब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो माना कि हमने पिता की जो वर्तमान आयु है वो है हमारी x वर्ष। ठीक है, और जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो हमने माना कि y वर्ष है। ठीक है, अब इसमें क्या का बात हुआ है, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पहले निकालते हैं। 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, पिता की आयु, अब पहले की बात हुई है तो माइनस हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, ये 5 वर्ष पहले की बात है। और इसमें क्या हुआ है बात, 10 वर्ष पश्चात भी हुआ है, तो 10 वर्ष पश्चात निकालें, तो 10 वर्ष पश्चात निकालेंगे पिता की आयु, तो ये हो क्या हो जाएगा x प्लस 10, और पुत्र की आयु ये हो जाएगा y प्लस 10। ठीक है, अब देखते हैं प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जो मेरी आयु थी मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। अब जो पिता है वही ही बड़ा होगा, है ना, तो उसी में ही गुणा होगा, तो हम गुणा किस में करेंगे, 3 गुना पिता के में करेंगे। ठीक है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो ये हो गया 5 वर्ष पहले पिता की आयु, ये हो गया पुत्र की आयु। अब हमें गुणा किस में करना है, इसमें 3 गुना होगा बोला है, 3 का गुणा कर दिए। अब इसको आगे हल करते, 3x माइनस 15, और ये वाली जो राशि है उसको इधर ले आते हैं, माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इससे हमें एक समीकरण मिलेगा, 3x माइनस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटाना है, इसीलिए यहाँ पे ऋण दशा आ गई। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब द्वितीय शर्त से देखते हैं क्या बोला है कि 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब दुगुनी करना है 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात पहले पिता की आयु और पुत्र की आयु लिख दिया हमने। अब हम 10 का गुणा किस में कितना का गुणा करना है, इसमें दुगुनी हो जाएगी बोला है, तो दुगुनी पिता के में करेंगे। इस प्रकार से हमने दुगुनी कर दिया। ठीक है, अब फिर इसका गुणा करेंगे, 2x प्लस 20, इसको इधर ले आएंगे, माइनस y माइनस 10। अब इसको हम एक समीकरण के रूप में बनाएंगे, 2x माइनस y, 20 में से 10 गया तो हो जाएगा धन में 10 0। ये हो गया समीकरण 2। अब हम विलोपन विधि से इन दोनों को हल कर देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे क्यों, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये प्लस होगा तभी तो घटेगा ना, तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो अब लिख देते हैं यहाँ 3x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, ये कट गया, 3 में से 2 गया तो 1x बचा, ऋण 10 और ऋण 10 क्या हो जाएगा, ऋण 20 बराबर 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर 20 वर्ष। मतलब कि x हमने किसे माना था, पिता को माना था। और अब हम x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं हम, तो 2 गुणा 20 ऋण y धन 10 बराबर 0। ये हो जाएगा 40, 2 गुणा 20 40, 40 और 10 50 ऋण y। यहाँ जो है y का मान आ गया 50। अब यहाँ देखिए ये y जो है पुत्र की आयु है, तो इसमें क्या है, ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, मतलब हमारा आंसर जो है गलत आ गया। ये क्यों आया, एक छोटी सी मिस्टेक के कारण, जिसे मैं ध्यान नहीं दे पाई। मैं चाहती तो इसको फिर से आपको सही बना के बता सकती थी, पर मैं चाहती हूँ कि आप सभी ये गलती ना करें। देखिए यहाँ जो लिखा था, यहाँ पे शर्त ये था कि जो पिता की आयु है वो तिगुनी है पुत्र की आयु से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पिता के आयु में ही गुणा कर दिया, पर यहाँ क्या है, ये इक्वल का चिन्ह है, इक्वल का चिन्ह है, तो ये तिगुना है।
अब कोई पलड़ा है उसको हमें संतुलित रखना है, ठीक है। और ये पहले से ही तिगुना है, ये वाला तिगुना है, तो ये वाला को बराबर में रखने के लिए इसके पास जितना बाट है उतना बाट इसको भी रखना पड़ेगा ना। तो गुणा, ये जरूर तिगुना है, ये जो पिता की आयु है ये तिगुनी है, ठीक है। पर हमें इसको संतुलित रखने के लिए, ये बराबर क्या है, हमारा संतुलन है, इसको हमें संतुलित रखने के लिए तिगुनी ये है तो गुणा इसमें ना करके इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। गुणा हम इसमें ना करके इसमें करेंगे। तो इस प्रकार से आप गुणा किसमें करेंगे, पुत्र की आयु में करेंगे, ना कि पिता की आयु में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। हमारा ये आंसर गलत नहीं आया हुआ है, हम इसको बदल देते हैं। हम पिता की आयु को y मान लेंगे, पुत्र की आयु को x मान लेंगे, तो फिर यहाँ से ये सही हो जाएगा। इसको बस आपको बदलना पड़ेगा, ये y, ये x, ये y, ये x, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से x क्या है, ये पुत्र की आयु है, और ये क्या है, पिता की आयु है। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।